हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी वन रक्षक एवं जेल प्रहरी 2026 की साइंस की मैराथन क्लासेस चल रही हैं, जहां पे हम पढ़ रहे हैं पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जिनके कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। यहाँ पे हम सिर्फ प्रश्न नहीं पढ़ते, प्रश्न के साथ जितने भी ऑप्शन है हर एक ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, ताकि इससे रिलेट करके कोई सा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप उसको इजिली अटेम्प्ट कर पाए। यानी यहाँ पे सिर्फ हम एमसीक्यू नहीं पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू के साथ साथ उसकी थ्योरी भी कवर होती जा रही है। जैसे यहाँ पे डीएनए टर्म आया, हम पूरा डीएनए के बारे में पढ़ लेंगे कि क्या क्या होता है। तो इस प्रश्न से आपका डीएनए भी क्लियर हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली क्या है वो भी क्लियर हो जाएगी, न्यूक्लियस क्या है वो भी क्लियर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट क्या है वो भी क्लियर होता चला जाएगा। और आज की क्लास में ना हम हर एक जो आंसर है उसका हम डायग्राम के थ्रू उसको हम समझेंगे। यानी यहाँ पे आपके प्रश्नों की प्रैक्टिस तो हो ही रही है, प्रश्नों की प्रैक्टिस के साथ साथ यहाँ पे हम थ्योरी की भी प्रैक्टिस साथ ही साथ कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, या आपको 2 मैराथन क्लासेस पर डे साइंस की प्रोवाइड कराई जाएगी। एक आपके लाइव के रूप में प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि दिन को 1 बजे यानी 1 PM पे आपको लाइव क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, और एक आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि 6 PM पे अपलोड होगा। यानी 2 क्लासेस आपको पर डे साइंस की मैराथन क्लासेस मिलेगी। अगर आप ये 2 मैराथन क्लासेस अटेम्प्ट कर लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, और देखने के बाद आप उसको डिटेल में एनालाइज भी कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपकी कमी है आप उसको नोट डाउन करते चलिए कि ये चीज़ें हमसे अभी नहीं आ रही हैं। आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, उसको भी मैं डिटेल में आपको बताती जाऊँगी। तो अगर आप इतनी चीज़ें फॉलो करते चल रहे हैं तो आपका मैं यकीन दिलाती हूँ कि साइंस में पूरे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको 2 मैराथन क्लासेस देखनी है, और जो भी चीज़ें मैं डिटेल में एक्स्ट्रा में बताती जा रही उसको आप एक कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। और कहाँ पे गैप मिल रहा आपको, कहाँ पे ऐसा लग रहा कि और यहाँ पे चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, आप बस उसको कमेंट कर दीजिए। मैं अगली क्लास में उसको डाउट आपका लेके और उसको भी डिटेल में सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी। तो ऐसा क्या होगा, ऐसे में आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी थ्योरी भी कंप्लीट होते चल जाएगी। यानी 2 मैराथन क्लास से आपकी कंप्लीट साइंस की तैयारी हो जाएगी, इसकी गारंटी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। किसी जीव की आनुवांशिक जानकारी संग्रहित होती है डीएनए में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियस में या फिर क्लोरोप्लास्ट में। किसी भी जीव की आनुवांशिक जानकारी कहाँ पे होती है? तो ये सभी को पता है कि किसी भी जीव की आनुवांशिक जानकारी कहाँ पे होती है, डीएनए में होती है। अब डीएनए होता क्या है? तो डीएनए ये हमारे आनुवांशिक पदार्थों को हमारे शरीर में संग्रहित करने का काम करता है, और ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो डीएनए क्या होता है? ये एक प्रकार का बहुलक है, ये एक प्रकार का पॉलीमर है। अब बहुलक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। क्या होता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। ठीक है, अब डीएनए कुछ पदार्थों से मिलके बना होता है। उसमें क्या क्या? पहला पदार्थ है शुगर, डीएनए शुगर से मिलके बना होता है। दूसरा प्रकार पदार्थ है एसिड यानी अम्ल से मिलके बना होता है। और तीसरा पदार्थ है बेस। डीएनए तीन चीज़ों से मिलके बना होता है, एक शुगर, दूसरा एसिड, तीसरा बेस। अब शुगर में देखिए, जो डीएनए होता है ना, डीऑक्सीराइबोज प्रकार की पेंटोज शर्करा से मिलकर बना होता है। कैसा? डीऑक्सीराइबोज प्रकार की पेंटोज शुगर से मिलकर बना होता है। और इसमें अम्ल कौन सा पाया जाता है? तो इसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। और डीएनए में 4 प्रकार की बेस पाए जाते हैं। एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है थायमिन, तीसरा होता है साइटोसिन, और चौथा होता है क्या है? ग्वानिन। देखिए मैं इसको बोलते चल रही, आप लिखते चलिएगा। ठीक है, एक क्या होता है? एडेनिन, दूसरा है थायमिन, तीसरा है साइटोसिन, और चौथा क्या है? ग्वानिन। जो एडेनिन थायमिन है ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एडेनिन थायमिन ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और ये जो बॉन्ड होते हैं ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। कौन सा बॉन्ड होता है? ये एक प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायग्राम भी है, यहाँ पे भी आप देखते चलिए। हाँ, ये क्या है? ये आपका डीएनए है। देखिए ये डबल द्विकुंडलित स्ट्रक्चर होता है ना, यानी ये डबल हेलिक्स के रूप में पाया जाता है। ये एक ये है और दूसरा
ये है, ये डबल हेलिक्स इसमें संरचना होती है। ये देखिए साइटोसिन, एडिनोसिन, थाइमीन, ग्वानिन, ये क्या है, 4 प्रकार के यहाँ पे बेस पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, शुगर और फॉस्फेट के बैकबोन होते हैं। और ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है ना, ये किसने दिया था, ये भी पूछा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ये क्रिक एवं वाटसन ने दिया था। किसने दिया था, क्रिक एवं वाटसन ने दिया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखिएगा, ठीक है। डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें शुगर पाया जाता है। शुगर कौन सा पाया जाता है, शुगर पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज प्रकार का पेंटोज शुगर पाया जाता है। और यहाँ पे जो एसिड पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। इसमें 4 प्रकार के बेस पाए जाते हैं। एक है एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और ग्वानिन। एडेनिन थाइमीन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। साइटोसिन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और ये जो बॉन्ड होते हैं इसको क्या बोला जाता है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है, ठीक। तो ये तो हुई डीएनए की बात। अब हम आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे। आंसर तो हमारा यही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। अब ये क्या होती है, तो ये पतली लचीली परत होती है, पतली और लचीली परत होती है। ये एक प्रकार की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और ये प्लांट सेल में भी पाई जाती है और उसके अलावा ये एनिमल सेल में भी पाई जाती है। ये दोनों सेल में पाई जाती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। और ये बनी किसकी होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती है, प्लस किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, ठीक है। और बाकी न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, ये कोशिका के बिल्कुल केंद्र में पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। और ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें भी दो दोहरी परत पाई जाती है। केंद्रक के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो केंद्रक के अध्ययन को कायरोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कायरोलॉजी बोला जाता है। केंद्रक जंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है अगर एनिमल सेल की बात की जाए। और केंद्रक के अंदर एक अम्ल पाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लिक अम्ल बोला जाता है। कौन सा अम्ल बोला जाता है, न्यूक्लिक अम्ल बोला जाता है। केंद्रक के अंदर ही डीएनए पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। और डीएनए का एक ही सेगमेंट, जो एक टुकड़ा होता है, उसको ही क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। केंद्रक की खोज किसने की, तो केंद्रक की खोज की बात करें तो कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। केंद्रक को कोशिका का मैनेजर कहा जाता है, कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि ये सारे कोशिकाओं को, पूरे कोशिकांगों को नियंत्रित करने का काम करता है, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। और अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक बोला जाता है। तो ये प्लांट जो होता है, प्लांट के ग्रीन पार्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ग्रीन पार्ट में पाया जाता है, इसीलिए इसका काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना, फोटोसिंथेसिस करना, जिससे ये भोजन बनाने का, प्लांट में भोजन बनाने का काम करता है। इसीलिए इसको क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, पौधों का रसोई घर या कोशिका, प्लांट कोशिका का किचन ऑफ द सेल इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे, कौन से, डीएनए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। यानी एक कोशिका से हमने 4 पॉइंट बिल्कुल डिटेल से डीप में पढ़ लिए। इससे बाहर आपके कोई से भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तने के ऊपर वृक्ष के शाखित भाग को क्या कहलाता है, पत्ती, मुकुट या क्रॉन, सैपलिंग यानी पौधा, या फिर कैनोपी, क्या कहलाता है, तने के ऊपर वृक्ष का जो शाखित भाग होता है। देखिए पत्तियां क्या होती हैं, पत्तियां, लीव्स तो सभी पता होता है कि ये, सभी को पता होता है कि ये ग्रीन पार्ट होता है, पौधे का क्या है, ग्रीन पार्ट होता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। क्या होती है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी भोजन का निर्माण होता है, ठीक है। क्रॉन क्या होता है, ये वह ऊपरी भाग होता है, जैसे ये कोई पौधा है ना, कोई ये प्लांट है, तो ये सारा ये जो ऊपरी भाग होता है ना, इसको क्या बोला जाता है, क्रॉन बोला जाता है। अब क्रॉन के अंतर्गत क्या क्या आती हैं, क्रॉन के अंतर्गत शाखाएं भी आती हैं, यानी ब्रांचेस भी आती हैं। इसके अंतर्गत जितनी भी टहनियाँ होती हैं वो भी आती हैं। इसके अंतर्गत सारी लीव्स भी आती हैं, पत्तियां भी आती हैं। तो ये सब मिला के जो ऊपर वाला संरचना बनता है ना, इसको ही क्या बोलते हैं, क्रॉन बोलते हैं। और यही तने के ऊपर वृक्ष का जो शाखित भाग क्या कहलाता है, क्रॉन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैपलिंग क्या होता है, ये जो नया पौधा निकल रहा होता है ना, छोटा, या जो नया विकसित पौधा होता है, नव विकसित पौधा होता है, उसको क्या बोलते हैं, सैपलिंग बोलते हैं। या फिर इसको बोल सकते हैं प्लांट का न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, सैपलिंग कहलाता है।
वहीं पे कैनोपी क्या होती है, जब एक प्लांट मान लेते हैं ये एक प्लांट के क्या है क्रॉन है, और ये दूसरा प्लांट है, दूसरे प्लांट का क्रॉन है, और ये दोनों मिल जाते हैं, मिल के एक छत जैसी संरचना का निर्माण करते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस इथिलीन है, ईथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एसिटिलीन। हरे फलों को कृत्रिम रूप से जो पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इथिलीन क्या होती है, इथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4। ये एक प्रकार का प्राकृतिक पौधे हार्मोन गैस है, पौधे का ये हार्मोन गैस है, ये फलों को पकाने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे केला है, आम है, टमाटर है, इन सभी को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इथालीन गैस का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये एक सेफ प्रयोग है, सुरक्षित प्रयोग है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। आजकल जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, जो फ्रोजन मटर वगैरह रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज, तो वहाँ पे एथिलीन का उपयोग किया जाता है, नियंत्रित मात्रा में एक फिक्स्ड रेशियो में इस गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इथेन क्या होता है, इथेन एक फ्लेमेबल गैस होती है, क्या होती है, फ्लेमेबल यानी ज्वलनशील गैस होती है। तो इसका तो प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया नहीं जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है, यानी अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही पेय पदार्थों में भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन क्या है, एसिटिलीन इसका भी उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये हार्मफुल होती है, ये सुरक्षित नहीं होती है, ठीक है। ये क्या होता है, हार्मफुल होता है, सुरक्षित नहीं होता, हानिकारक होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी की कठोरता के लिए जिम्मेदार पदार्थ नहीं है, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। पानी की जो कठोरता होती है, कठोरता भी दो प्रकार की होती है, एक स्थायी कठोरता होती है, एक अस्थायी कठोरता होती है। तो पानी की कठोरता के लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेदार नहीं है, प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देखिए पानी की कठोरता मुख्य रूप से दो आयनों के कारण होती है, एक कैल्शियम आयन के कारण और दूसरा किसके कारण होती है, मैग्नीशियम आयन के कारण। यानी कैल्शियम आयन का कोई भी लवण हो और मैग्नीशियम का कोई भी लवण हो तो उसके कारण पानी की कठोरता होती है। अब कठोरता भी दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी होती है जिसको कि गर्म करके उबाल के इसको दूर किया जा सकता है, ठीक है। एक कैसी होती है, अस्थायी कठोरता होती है, और दूसरी कैसी होती है, स्थायी कठोरता होती है। अस्थायी कठोरता क्या है, बाइकार्बोनेट से होती है, किससे होती है, बाइकार्बोनेट से होती है। लेकिन स्थायी कठोरता किसके कारण होती है, ये सल्फेट के कारण, सल्फेट क्लोराइड से होती है, सल्फेट और क्लोराइड आदि से होती है, ठीक है। ये आप दो चीज़ें याद रखिएगा। तो देखिए पानी की कठोरता कैल्शियम आयंस या फिर मैग्नीशियम आयन के लवणों के कारण होती है। तो सोडियम नाइट्रेट क्या यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों में से किसी के लवण है, तो नहीं है, और यहाँ पे नहीं ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कैल्शियम का लवण है तो इसके कारण होगी, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम का लवण है तो इसके कारण होगी, मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम का लवण है तो इसके कारण भी पानी की कठोरता होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, बैकेलाइट का, केवलर का, मेलामाइन रेजिन का या फिर PMMA का, किसका प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए? तो बैकेलाइट क्या होता है, बैकेलाइट एक प्रकार का कठोर प्लास्टिक होता है, क्या होता है, कठोर प्लास्टिक होता है, यानी जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिक पॉलीमर होता है, इसलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है, इसका उपयोग स्विच बनाने में किया जाता है, प्लग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, बर्तन का हैंडल बनाने में, बर्तन हैंडल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये कठोर होता है इसीलिए इसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में नहीं किया जाता। दूसरा आ जाते हैं केवलर, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, जो केवलर होता है ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और मजबूत होने के साथ साथ ये हल्का भी होता है, यानी इसको आसानी से उठाया जा सकता है। और एक चीज़ और इसकी क्वालिटी है कि ये उच्च तन्य शक्ति वाला यानी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला होता है, क्या होता है, उच्च
तन्य शक्ति वाला होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला होता है। इसीलिए ये अगर तेज गोली आ रही है, तेज वस्तु कोई भी आ रही है, तो उसको रोकने में ये क्या होता है, सफल हो जाता है, रोकने का काम करता है, रोकने में ये सक्षम होता है। इसीलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, हेलमेट बनाने में, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मेलामाइन रेजिन जो होता है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही फर्नीचर में इसका उपयोग, फर्नीचर लैमिनेशन में इसका उपयोग किया जाता है। PMMA क्या होता है, पॉलीमिथाइल मेथाक्रिलेट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, पॉलीमिथाइल मेथाक्रिलेट होता है। ये क्या है, ये एक पारदर्शी प्लास्टिक होता है। क्या होता है, पारदर्शी ये प्लास्टिक होता है। इसका भी उपयोग बुलेट प्रूफ में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कृत्रिम मिठास के रूप में नहीं किया जाता है, एस्पार्टेम का, एलिटेम का, नोवेस्ट्रॉल का या फिर सैकरीन का। किसका उपयोग कृत्रिम मिठास के रूप में नहीं किया जाता। देखिए एस्पार्टेम क्या है, ये एक प्रकार का मतलब एक ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, जो डाइट वाले कोल्ड ड्रिंक होते हैं ना, डाइट कोल्ड ड्रिंक में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा जो शुगर फ्री जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें जो शुगर फ्री की गोली होती है ना, उसमें भी एस्पार्टेम का उपयोग किया जाता है। ये चीनी से, शुगर से लगभग 200 गुना मीठा होता है, ठीक है। तो इसका उपयोग तो किया जाता है कृत्रिम मिठास के रूप में, यहाँ पे नहीं पूछा है। एलिटेम क्या होता है, यह भी एक प्रकार का स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये भी चीनी से बहुत अधिक ज़्यादा मीठा होता है, तो इसका उपयोग भी कृत्रिम मिठास के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। ये लगभग 2000 गुना होता है, इतना चीनी से 2000 गुना मीठा होता है। जो नोवेस्ट्रॉल होता है, ये कोई भी आर्टिफिशियल कृत्रिम स्वीटनर नहीं होता, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सैकरीन क्या होता है, सैकरीन भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, जो कि शुगर से लगभग 300 से 400 गुना मीठा होता है। तो यहाँ पे इन तीनों का उपयोग तो आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में किया जाता है, लेकिन जो नोवेस्ट्रॉल है ये कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेव्स का रोग डैश डैश हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण होता है, थायराइड हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन या ACTH हार्मोन। ग्रेव्स का रोग सबसे पहले बताइए क्या होता है, ग्रेव्स का रोग क्या होता है। तो ग्रेव्स डिसीज एक ऑटो इम्यून डिसीज है। कैसी डिसीज है, ऑटो इम्यून डिसीज है, यानी अपने आप से ये इम्यूनिटी सिस्टम बिल्डअप करती रहती है। हालांकि रेगुलर इसकी ज़रूरत नहीं होती है, जब भी हमको इम्यून की ज़रूरत हो तभी बिल्डअप करे तो वो ठीक है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी सिस्टम बिल्डअप करती है। यानी थायराइड ग्रंथि में अधिक मात्रा में क्या करती है, हार्मोन का स्राव कराती है। जब अधिक मात्रा में थायराइड ग्रंथि से स्राव होगा तो एक कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी जिसको क्या बोलते हैं, हाइपरथायरोडिज्म। क्या हो जाएगी, हाइपरथायरोडिज्म की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, जिससे अधिक थायराइड सक्रियता कहा जाता है, ठीक है। देखिए अब थायराइड जो हार्मोन होता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा बनने वाले दो हार्मोन होते हैं मेनली, एक होता है T4, एक होता है T3। T4 क्या होता है, थायरोक्सिन होता है। T3 क्या होता है, थायोनाइन होता है। अब जब भी थायराइड हार्मोन का अधिक सिक्रीशन होता है तो क्या क्या कंडीशन उत्पन्न होती है, वजन कम होगा। क्या क्या होगा, एक तो आपका वजन कम होगा, तेज़ी से वजन कम होने लगता है। जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट क्या होती है, बढ़ जाती है। घबराहट होने लगती है। ये क्या है, सिम्टम्स हैं थायराइड हार्मोन के अधिक सिक्रेशंस के, है ना। घबराहट होने लगती है और क्या हो जाएगा, आंखें बाहर निकलने लगती हैं, और यही सारे सिम्टम किसके हो जाएंगे, ग्रेव्स रोग के हो जाएंगे। तो थायराइड हार्मोन के अधिक स्रावन से, अधिक सिक्रेशन से क्या होता है, ग्रेव्स रोग होता है। बाकी एल्डोस्टेरोन क्या है, ये एड्रिनल ग्लैंड, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ना, तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन है। क्या है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है यह हार्मोन। ये शरीर में सॉल्ट और जो शुगर होता है ना, नमक और पानी के संतुलन को, सॉल्ट शुगर और वाटर बैलेंस को बनाने का काम करता है। सॉल्ट शुगर नहीं, नमक और पानी, सॉल्ट और वाटर के संतुलन को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। वहीं पे जो इंसुलिन है, ये पैंक्रियाज से निकलने वाला एक हार्मोन है। ये क्या करता है, बॉडी में शर्करा की मात्रा, शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने का काम
करता है। ACTH क्या होता है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या होता है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन है और ये क्या करता है? अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड को नियंत्रित करने का काम करता है, कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है। और जो ACTH है ना, इसका जो संबंध है वो कुशिंग रोग से है। किस रोग से है? कुशिंग रोग से है। कुशिंग रोग से भी एक प्रश्न बनाई हूँ, वो प्रश्न में आपको कुशिंग रोग क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो जो ACTH हार्मोन है इसका नियंत्रण किससे है? कुशिंग हार्मोन से है, कुशिंग रोग से है, क्रेब्स रोग से नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका पाई जाती हैं। रेटिना ऑफ आइस दृष्टि पटल में, प्रमस्तिष्क वल्कुट में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, एम्ब्रियोनिक स्टेज या भ्रूणावस्था में या फिर हृदय में। द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? देखिए, जो न्यूरॉन्स होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं यूनिपोलर यानी एक ध्रुवीय होती हैं, दूसरी होती हैं द्विध्रुवीय यानी बाईपोलर होती हैं, और तीसरी होती हैं मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय। कैसी होती हैं? मल्टी पोलर होती हैं। 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है? द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका कहाँ पाई जाती हैं? तो जो द्विध्रुवीय बाइपोलर सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, इनमें एक ही क्या पाया जाता है? डेंड्राइट्स पाया जाता है, और एक ही क्या पाया जाता है? एक्सॉन पाया जाता है। एक डेंड्राइट पाया जाएगा और एक ही एक्सॉन पाया जाता है, किसमें? बाइपोलर सेल्स में। अब जो रेटिना दृष्टिपटल है, यहाँ पे द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं पाए जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये द्विध्रुवीय जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं? जितने भी सिग्नल हैं, जितने भी संकेत हैं, तो सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करने का काम करती हैं। ठीक है। बाकी कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के टाइम इसमें मल्टीपोलर, कौन सी? मल्टीपोलर कोशिकाएं पाई जाती हैं, यूनिपोलर या बाइपोलर कोशिकाएं नहीं पाई जाती। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई फिक्स नहीं होता, यहाँ पे यूनिपोलर भी पाई जाती हैं, बाइपोलर भी पाई जाती हैं और मल्टीपोलर भी पाई जाती हैं, यानी यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विकसित होती हैं। तो एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पे बाइपोलर सेल्स ही पाई जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर, अब देखिए हार्ट जो होता है, यहाँ पे मांसपेशी कोशिका पाई जाती हैं। कैसी? मांसपेशी कोशिका पाई जाती हैं, तंत्रिकाएं कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दृष्टिपटल में क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब रेटिना आया है तो थोड़ा सा यहाँ पे आप ह्यूमन आई के बारे में भी पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये कौन सा पार्ट होता है? कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? ये स्क्लेरा का एक पारदर्शी भाग होता है, जो कि पुतली, ये जो पुतली होती है ना, और ये जो आइरिस होती है, पुतली और आइरिस के बीच में ये पाया जाता है। ये क्या है? आइरिस है और ये है पुतली, तो इनके ये बाहर पाया जाता है क्या? कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान किया जाता है। फिर उसके क्या बाद क्या आ जाता है? आइरिस या पारितरता पाया जाता है, जो कि क्या करता है? आंखों के रंग को डिसाइड करता है कि आंखें किस कलर की होंगी, नीली, भूरी, पीली, किस कलर की होंगी। और साथ ही साथ ये पुतली को भी नियंत्रित, जो आइरिस होता है ना, ये पुतली को भी नियंत्रित करता है। और साथ ही जो आइरिस होता है, प्रकाश की कितनी मात्रा जाएगी, कितनी मात्रा प्रकाश की आंख के अंदर जाएगी, ये कौन डिसाइड करता है? आइरिस डिसाइड करता है। उसके बाद ये पुतली जो ब्लैक कलर की होती है ना, ये पुतली पाई जाती है। ठीक है। आंख में प्रकाश पुतली से ही प्रवेश करता है, और पुतली किसके कंट्रोल में होती है? आइरिस के कंट्रोल में होती है। उसके बाद ये देखिए, आपका लेंस पाया जाता है आँख का, और आँख में कैसा लेंस पाया जाता है? तो आँख में हमेशा कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है। और यह सीलियरी पेशी और सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। और जो लेंस होता है ना, हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, और यही ले जाके ये जो पीछे रेटिना होता है ना, ये देखिए, ये क्या है? रेटिना। तो रेटिना पे भी कैसा इमेज बनाता है? रेटिना पे भी हमेशा उल्टा इमेज बनाता है। बाद में सिग्नल ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन इसको सीधा करता है, इसीलिए वस्तुएं हमको सीधी दिखाई देती हैं। और ये रेटिना ब्लड वेसल्स है, रेटिना की ब्लड वेसल्स हैं। ये विट्रस बॉडी है, जो फ्लूइड भरा होता है, उसको बोलते हैं विट्रस बॉडी। और ये क्या है? ऑप्टिक नर्व्स हैं। तो ये क्या है? आपकी कंप्लीट आई की संरचना है। इससे भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कारण है कि बहुकोशिकीय जीव कोशिका दर कोशिका को विभाजित नहीं कर सकते हैं? उनके पास विशेष कोशिकाएं नहीं हैं, उनके पास ऊतक नहीं है, उनके पास कोशिकाओं का एक यादृच्छिक संग्रह है, वे प्रजनन करने में असमर्थ हैं। कौन सा ऐसा कारण है कि जो मल्टी सेल्युलर जीव होते हैं, वो कोशिका दर कोशिका का विभाजन नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, बहुकोशिकीय जीवों की क्या खासियत होती है कि आपस में मिलकर क्या करते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं। जितनी कोशिकाएं
कोशिकाएं होती हैं ये आपस में मिलेंगी और मिल के क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर जाके क्या बनता है, बॉडी। तो ये आपस में मिलकर क्या करेंगे, टिश्यू का निर्माण करेंगे। और इनका जो कॉम्पोजिशन होता है ना वो क्या होता है, हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है। अब कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन होने के कारण ये कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं हो सकती, इनका साधारण कोशिका दर कोशिका अलग विभाजन नहीं हो सकता। तो दे डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड सेल, क्या उनके पास विशेष कोशिकाएं नहीं होती, तो बिल्कुल गलत है। उनके पास एक स्पेशलाइज्ड, हर एक ऑर्गन का एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उनके पास ऊतक नहीं है, क्या बताइए, उनके पास ऊतक नहीं है। अब बताइए इसको कि क्या उनके पास ऊतक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही करेक्ट, ऊतक नहीं है। देखिए अगर ऐसा होगा तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी यदृच्छिक संग्रह ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रजनन करने में असमर्थ, प्रजनन तो करते हैं, यदृच्छिक संग्रह ऐसा तो नहीं बोल सकते। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पर यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि उनके पास ऊतक हैं, नहीं हटा दें तब ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गोल्ड फॉइल प्रयोग किया था, जे थॉम्सन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, क्लाउड बर्थोलेट या फिर डाल्टन ने। जे थॉम्सन ने क्या किया था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, कब की थी, 1897 में किया था। और ये भी बताया था कि जो परमाणु है वो कैसा है, अविभाज्य है, यानी उसको विभाज्य नहीं किया जा सकता, किसको, परमाणु को। ठीक है, ये इन्होंने बताया था। और साथ ही इन्होंने क्या बताया था, कौन सा मॉडल दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, यानी तरबूज को बताया था कि वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर जो बीज हैं वो नेगेटिव चार्ज के रूप में धंसे हुए रहते हैं। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने ही स्वर्ण पत्र में प्रयोग किया था, एक गोल्ड फॉइल थी उसमें प्रयोग किया था। उसमें इन्होंने कई सारी किरणें को क्या किया, प्रवाहित किया। ठीक है, नाभिक में कई सारी किरणें इस गोल्ड फॉइल से क्या किया, भेजा। उसमें से बहुत सारी, देखिए यहाँ की किरणें पास हो गई, यहाँ की किरणें, ये सारी किरणें कहाँ हो गई, आर पार हो गई। अल्फा किरणें भेजी थी, सारे किरणें आस पार हो गई। बस कुछ किरणें ऐसी थी जो कि नाभिक से टकरा के और बीच से, सेंटर से टकरा के वापिस आ रही थी। तो यानी इन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने नाभिक की खोज की थी। किसकी की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। और बताया था कि जितना भी भाग है, अधिकांश भाग परमाणु का खाली है, खोखला है, सिर्फ सेंटर में ही कुछ पाया जाता है और उसका नाम इन्होंने क्या दिया, नाभिक दिया, न्यूक्लियस दिया। इसीलिए इनका जो मॉडल है इसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय मॉडल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, नाभिकीय मॉडल कहा जाता है। क्लाउथ बर्थोलेट ने क्या किया था, इन्होंने रासायनिक अपक्रियाओं की दिशा को जो संतुलन पर कार्य किया था, यानी इन्होंने केमिकल इक्विलिब्रियम पे कार्य किया था। किसमें, केमिकल इक्विलिब्रियम, जो रासायनिक अभिक्रियाएं संतुलित होती हैं ना, उस पे काम किया था। और डाल्टन ने क्या दिया था, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है, 1803 में, कब दिया था, 1803 में परमाणु सिद्धांत दिया था। और ये बताया था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कणों से, छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, उसको और छोटा नहीं किया जा सकता। ये देखिए, ये है एक गोल्ड फॉइल मॉडल, यहाँ से इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स पास किया था। देखिए अधिकांश किरणें पार हो गई थी, सिर्फ सेंटर से कुछ किरणें जो थी वो लौट के वापस आ रही थी। इसीलिए इन्होंने नाभिक की खोज, इसी मॉडल से इन्होंने क्या किया था, इसी प्रक्रिया से, इसी प्रयोग से नाभिक की खोज की थी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक मिनट। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का एक माप है, खाद्य तेलों की, पेट्रोल की, पानी की या फिर सुगंधित तेलों की। किसकी गुणवत्ता का माप है, तो ऑक्टेन संख्या सबको पता है, ये किसका, पेट्रोल की। ये एक एंटी नॉकिंग क्षमता को दर्शाता है, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी को दिखाता है। जितना ही ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगी वो ईंधन उतना ही अच्छा होगा और बिना धमाके के, बिना नॉकिंग के वो जलेगा, बिना भी हार्मफुल वो क्या होगा, जलेगा। तो ऑक्टेन संख्या किसको बताता है, पेट्रोल की एंटी नॉकिंग क्षमता या गुणवत्ता को, बेहतर गुणवत्ता को बताने का काम करता है। यानी ऑक्टेन संख्या ज़्यादा होगी तो ये जो पेट्रोल होगा ये कैसा होगा, अच्छे क्वालिटी वाला होगा, अच्छे गुणवत्ता वाला होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बल का उदाहरण है जो किसी वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है। ठीक है, कौन सा, घर्षण बल, तनाव बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर अभिकेंद्रीय बल।
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल बताना है ये क्या होता है। तो ये किसी वस्तु के सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय बल, ये किसी वस्तु के पिंड के जो घूर्णन गति के कारण या परिक्रमण के कारण ये केंद्र के बाहर की ओर जो बल लगता है, इसको क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। जैसे पृथ्वी का सूर्य के परिक्रमा लगाना, ठीक है, इसी बल के कारण ही कोई वस्तु गोल गोल घूम पाती है। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा लगाना ये एक प्रकार का किसका उदाहरण है? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना ये भी किसका उदाहरण है? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। किसी जो टर्न होता है, सड़क में जो मोड़ होता है, तो किसी मोड़ पर मुड़ते समय व्यक्ति का वस्तु के केंद्र की ओर झुकना, अंदर की ओर झुकना किसका उदाहरण है? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। वहीं पे अगर घर्षण बल की बात की जाए तो घर्षण बल क्या होता है? एक प्रकार का विरोधी बल होता है, अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करने वाला बल होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति आगे की तरफ जा रहा है तो घर्षण बल किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। और ये दो वस्तुओं के इरेगुलरिटीज यानी अनियमितता के कारण लगने वाला बल है। यानी अगर सतह खुरदुरी होगी तो घर्षण बल लगेगा, और अगर सतह चिकनी होगी तो घर्षण बल नहीं लगेगा। टेंसाइल बल या तनाव बल ये सभी को पता है क्या होता है। किसी जैसे स्प्रिंग अगर खींची हुई है तो उसमें कौन सा बल होता है? उसमें तनाव बल होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जब भी कोई वस्तु जब भी कोई व्यक्ति पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जो खींचती है, जो नीचे की तरफ पृथ्वी की ओर अपने डायरेक्शन में खींचने का कार्य करती है, तो इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। इसी बल के कारण अगर कोई वस्तु ऊपर है तो कहाँ होती है? नीचे की ओर गिरती है। ऊपर से गिरती हुई वस्तु नीचे की ओर हमेशा गिरती है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और ये एक प्रकार का सबसे कमजोर बल होता है। ये क्या होता है? सबसे कमजोर बल, ये सबसे वीक फोर्स होता है, और ये हमेशा दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल है। और गुरुत्वाकर्षण बल का एक आप फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है? F=G m1 × m2/d²। अब ये कैसे आया, इसको मैं लाइव क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगी कि गुरुत्वाकर्षण बल का ये फॉर्मूला कैसे आया। अभी आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, और इस फॉर्मूले से प्रश्न बहुत बनते हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो बाकी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटकों के भौतिक कारकों की श्रेणी में आता है? नाइट्रोजन, प्रोटीन, अपघटक या फिर वायुदाब। देखिए, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इसके दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक और एक आता है अजैविक घटक, ठीक है। दो घटक होते हैं। अब जैविक घटक में क्या आता है? जैविक घटक में जो भी जीवित चीज़ें होती हैं, जीवित चीज़ें मतलब क्या है कि पौधे हैं, जानवर हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये सब किस में आ जाते हैं? जैविक घटक। और अजैविक में क्या आते हैं? जो भी निर्जीव चीज़ें हैं वो अजैविक घटक में आते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि अजैविक घटक के भौतिक कारक। अब अजैविक घटक के भी दो कारक होते हैं, एक होता है भौतिक कारक और दूसरा होता है रासायनिक कारक। क्या होता है? रासायनिक कारक। अब भौतिक कारक में क्या क्या आता है? तो भौतिक कारक में आ जाएगा क्या आ जाएगा? टेम्परेचर। क्या आ जाएगा? टेम्परेचर आ जाएगा, लाइट आ जाएगी, ये सब किस में आ जाएगा? भौतिक कारक में आ जाएगा। नमी आ जाएगी, आर्द्रता और वायुदाब, ये सब किस में? भौतिक कारक में आ जाएंगे। और रासायनिक कारक में क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब किस में आ जाएंगे? रासायनिक कारक में। तो यहाँ पे क्या पूछा है? अजैविक घटक के भौतिक कारक, तो नाइट्रोजन रासायनिक कारक में आएगा, प्रोटीन रासायनिक कारक में आएगा, अपघटक ये भी तो जैविक चीज़ों में आएगा। यहाँ पे वायुदाब जो है, टेम्परेचर, लाइट यानी प्रकाश, नमी, वायुदाब, ये सब क्या होते हैं? अजैविक चीज़ों के, अजैविक घटक के, निर्जीव यानी घटक के भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। जंगल, रेगिस्तान, तालाब या फिर घास का मैदान। कौन सा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है? देखिए, जंगल क्या है? एक प्रकार का स्थल वाला है, ठीक है, ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। डिजर्ट भी स्थल में आएगा, घास का मैदान भी स्थल में आएगा, लेकिन पौंड यानी तालाब किसमें आ जाएगा? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को स्थापित करने वाली प्रघटना क्या है?
परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या फिर ध्रुवीकरण। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में किसी सतह से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट आना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है और जाने वाली किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। और ये क्या होता है? अभिलंब। आने वाली किरण अभिलंब से जितने एंगल का जितना कोण बनाते हुए आती है और परावर्तित किरण उतना ही कोण बनाते हुए हमेशा जाती है। यानी एंगल ऑफ आई यानी आपतित किरण बराबर क्या होता है? एंगल ऑफ आर परावर्तित किरण के बराबर होता है। इसको डिटेल में भी मैंने थ्योरी क्लास में बताई है। जो एनसीईआरटी की थ्योरी क्लासेस चल रही है वहाँ पे मैंने डिटेल में इसको बताया है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। बाकी व्यतिकरण क्या होता है? तो व्यतिकरण का अर्थ होता है कि जब समान आवृत्ति और आयाम, ठीक है, आवृत्ति भी सेम हो और आयाम भी सेम हो। जब समान आवृत्ति और आयाम की जो तरंगे हैं किसी माध्यम में जाती हैं, जैसे कि पानी पर या मिट्टी का तेल पर, साबुन का घोल पर, किसी में भी जाती हैं तो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण बोलते हैं। विवर्तन क्या होते हैं? विवर्तन होता है प्रकाश का मुड़ना। विवर्तन क्या होता है? प्रकाश का मुड़ना। जब प्रकाश किसी क्या होती है किसी किरण किसी वस्तु से टकराती है, कोई भी किरण प्रकाश की किरण है किसी वस्तु से टकराती है तो मुड़ जाती है, इसी को ही क्या बोलते हैं? विवर्तन। इसीलिए देखिए इसी कारण जो सुई की नोक की परछाई कभी नहीं बनती है। परछाई किसकी बनती है? जिससे प्रकाश टकरा कर रुक जाए, जिससे प्रकाश टकराए और टकरा के रुक जाए, मुड़े नहीं। लेकिन सुई की नोक से प्रकाश टकराती है, टकरा के एक अनिश्चित दिशा में मुड़ जाती है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश की विवर्तन बोलते हैं। और यहाँ पे अनुप्रस्थ प्रकृति को स्थापित करने वाली घटना कौन सी कहलाती है? ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन कहलाती है। अब पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? जो सूर्य से आने वाली किरण है, प्रकाश है, जब ये किरण सीधी रेखा में आती है तो सीधी रेखा में गमन करती है तब, और वे जब किसी वस्तु से टकराती हैं तो एक चकाचौंध उत्पन्न करती हैं, इसी को क्या बोलते हैं? ध्रुवीकरण कहते हैं। जैसे आप देखिए जब भी तेज धूप होना, वही आप स्टील का बर्तन धूप में रखिए, फिर देखिए किसी के आँख में आप उसको ऐसे घुमाइए थोड़ा सा तो प्रकाश की किरण टकराएगी और एक चकाचौंध उत्पन्न करती है, ठीक है, एक चमकीला प्रकाश उत्पन्न करती है, उसी को क्या बोलते हैं? ध्रुवीकरण बोलते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भले ही हमने 15 प्रश्नों को पढ़ा हो पर लगभग 70 से 75 प्रश्न आज हम पढ़ चुके हैं। अगर आप शुरू से आप देखते जाइए, हर एक प्रश्न के हमने 4-4 ऑप्शन पढ़े हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ी हैं, जैसे ह्यूमन आइज हमने पूरा पढ़ लिया, पूरी घटनाएं पढ़ ली, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण क्या होती हैं, वहाँ पे हमने प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ा सा पढ़ा है, ठीक है। तो हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ी और हर एक प्रश्न के 4-4 ऑप्शन को पढ़ा ही। तो लगभग 70 से 75 प्रश्न आज की क्लास में हमने पढ़ा है। तो ये जो मैराथन क्लासेस चल रही हैं, ऐसे ही आपकी डिटेल डिस्कशन वाली क्लास चल रही हैं, तो इन क्लासेस में आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर जुड़िएगा। अगर आप ये मैराथन क्लासेस पर भी देख लेते हैं तो आपकी साइंस की कंप्लीट तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।